हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी तैयारी 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूँ। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का ये हमारा जो वीडियो होगा क्लास 7 चैप्टर 5 यानी कि जल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टीआरई 3 में एज इट इज 4 से 5 क्वेश्चन आपका ये इस चैप्टर से, इस छोटे से चैप्टर से पूछा गया है। देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारा क्वेश्चन। इसलिए ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी शिक्षक बनना है तो। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और पूरे व्याख्या के साथ हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस क्लास का या सारे चैप्टर का, सारे क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को से ज्वाइन कीजिए और वहां जुड़िए। सारा पीडीएफ, सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 51%, 61%, 71 या 81%? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71%। यानी कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। आइए, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था जल के वितरण को, इसको एक बार समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, ध्यान रखिएगा 3/4 भाग, अगर भाग की बात करें तो 3/4 भाग यानी कि 4 भाग में से 3 भाग जल से ढका हुआ है। ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। जैसे महासागर जो है ये 97.3% पर फैला हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा, हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ाए थे कि सबसे ज्यादा जो जल का जो भाग है वो महासागर लिए हुए है। यानी कि सबसे ज्यादा महासागर 97%। जो पीने योग्य पानी है ना वो लगभग 3% है। ध्यान रखिएगा, पीने योग्य पानी कराया हुआ है पिछले चैप्टर में। पीने योग्य जो पानी है ये लगभग 3% है। इस 3% एक जगह नहीं है, बर्फ के रूप में 2% है। सोचिए, बर्फ के रूप में 2% है। बाकी जो हो गया आपका भूमिगत जल हो गया, नदियां हो गया, झील हो गया, इन सबको मिला के 1% में है जो कि हम लोग पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं। बाकी सब देखिए, समुद्र है, नमकीन झीलें हैं, इसका परसेंटेज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। याद रखिएगा कि पीने योग्य पानी सिर्फ 3% है। उस 3% में बर्फ 2% पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है? नदी, कुआं, झरना, ज्वालामुखी? तो आसान क्वेश्चन है। नदी का जल का स्रोत नहीं है तो ज्वालामुखी जल का स्रोत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? ज्वालामुखी से लावा और गैस निकलती है, जल नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महासागरीय जल खारा क्यों होता है? यानी कि जो महासागर, समुद्र का जो जल होता है वो काफी खारा होता है। क्यों होता है? वायुमंडलीय गैस के कारण, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण, नदियों द्वारा घुले हुए खनिज लवण के कारण, समुद्री जीवों के कारण। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं। वायुमंडलीय गैस का तो यहाँ कोई सीन नहीं, ज्वालामुखी का समुद्र से कोई मतलब नहीं है, और समुद्री जीव यानी कि समुद्री जीव आपका खनिज लवण का कारण नहीं बनते हैं। जो नदी बहती है, नदियों द्वारा घुले हुए खनिज लवण को ढोकर ले जाकर जो समुद्र में मिल जाती है, जो समुद्र में गिर जाती है, तब जाके समुद्र का जो पानी होता है वो काफी खारा हो जाता है। नदियां अपने प्रवाह के दौरान चट्टानों से खनिज लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, यानी कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का घोल
महासागरों में पहुंचाती है, जिससे समुद्री जल खारा बनता है। याद रखिएगा कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है, तो नदियों द्वारा घुले हुए खनिज लवण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा। जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल का कौन सा चरण बादलों के निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है। जल चक्र जो कि इस फिगर में हम दिखाएंगे, उसमें बहुत सी घटनाएं होती है, तो उसमें बादल के निर्माण की घटना कौन सी होती है, उसको क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, अपवाह। तो देखिए वर्षा, वाष्पीकरण यानी कि जल के बूंद को बादल का रूप लेना, उसको हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघनन। देखिए यहाँ फिगर में एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये देखिए जल है, वाष्पीकरण होकर और संघनित होकर देखिए यहाँ बादल का रूप ले लिया, और यही बादल वर्षण के द्वारा यानी कि बारिश के द्वारा पुनः वापस इसी यहाँ गया। तो ये हमारा जल का वाटर साइकिल होता है, यानी कि जल का ये पूरा साइकिल होता है कि वाष्पीकरण हुआ, बादल बना, फिर बारिश हुआ, फिर यही बारिश का पानी जो नदी झील झरना में रहता है, फिर ये वाष्पीकरण के द्वारा फिर ऊपर गया, फिर संघनित होकर बादल बना, फिर वापस आ गया। तो ये वाटर साइकिल चलते रहता है हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र में उठने वाली लहरों का मुख्य कारण क्या है? आपको हम बता ही दिए कि इस चैप्टर से आपका टीआरई में 3 से 4 क्वेश्चन टीआरई 3 में आया हुआ था। वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको प्रूफ भी दिखा दिए और आप देख भी रहे होंगे कि वो सब क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, आएगा भी। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं पूरी व्याख्या के साथ। चलिए, समुद्र में उठने वाली लहरों का मुख्य कारण। समुद्र में आप लोग देखोगे कि ऊंचा ऊंचा लहर उठता है, उसका कारण क्या है? ज्वालामुखी, सूर्य का ताप, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडलीय दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही समुद्र में लहरें उठती है, जिसको ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे इसमें कि किस किस कंडीशन में आपका ज्वार भाटा निम्न होता है, किस किस कंडीशन में उच्च होता है। ठीक है, लेकिन इसको कहा जाता है? इसको ज्वार भाटा कहा जाता है, जो समुद्र में लहरें उठती है। और इसका कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। यहीं से देखिए एक टीआरई में क्वेश्चन आ गया था कि 2004 में सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्र पर अत्यधिक विनाश हुआ था, यानी कि 2004 में सुनामी आया हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट जो है, हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का सबसे ये जो इंदिरा पॉइंट है ये डूब गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको स्टार्टिंग में वीडियो शुरू होने से पहले ही हम ये दिखा चुके थे। ये क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, ये डूब गया था, जलमग्न हो गया था 2004 के सुनामी के कारण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहां क्वेश्चन आ गया, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड और निम्न ज्वार कब आता है। ठीक है, इसको समझने से पहले यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यहाँ देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसको आप लोग समझ लेते हैं। ये देखिए ये हमारी अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारे चंद्रमा और ये हमारे सूर्य हुए। इनका देखिए लघु ज्वार भाटा यानी कि निम्न ज्वार भाटा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इस स्थिति में होते हैं तब जाके निम्न ज्वार भाटा आता है। आप लोग याद रखिएगा, निम्न ज्वार भाटा। जब ये तीनों एक सीधी रेखा पे नहीं होती है, एक सीधी लाइन में नहीं होती है, सीधी सी कॉमन भाषा में याद रखिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में नहीं होती है तब निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है, वहीं जब तीनों एक दिशा में हो जाते हैं यानी कि एक रेखा में हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, तब जाके उच्च ज्वार भाटा आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दिशा में, तीनों एक लाइन पे आ जाते हैं तब जाके उच्च ज्वार भाटा आता है। देखिए इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी।
आप लोग याद रखेगा। और जब तीनों एक रेखा पे नहीं होते हैं तब जाके निम्न ज्वार भाटा आता है। तो इसका आंसर बताइए कि उच्च ज्वार भाटा कब आता है? तो समुद्र जल का स्तर बढ़ जाता है। उच्च ज्वार भाटा के समय क्या होता है? तो समुद्र जल का स्तर बढ़ जाता है, समुद्र जल का स्तर घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, समुद्र शांत हो जाता है। तो उच्च ज्वार भाटा आएगा तो समुद्र के जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और निम्न ज्वार भाटा आएगा तो समुद्र का स्तर घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न ज्वार किस कारण से आता है? अभी हम आप लोग पढ़े कि निम्न ज्वार, तो देखिए ये हमारे अर्थ हो गए, ये सन हो गए और यहाँ मून हो गया, तब जाके क्या आता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? निम्न ज्वार भाटा। लेकिन यहीं पे अगर ये हमारे अर्थ है, ये सन हो गए और ये मून हो गए, तब जाके क्या आता है? उच्च ज्वार भाटा आता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ बताइए तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, समुद्र की गहराई के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, वायु दबाव के, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि निम्न ज्वार भाटा कब आता है, उच्च ज्वार भाटा कब आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। समुद्र की लहरों से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो समुद्र में जो लहर उत्पन्न होती है उसको सिंपल सी, अभी हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़े हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की लहर से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा, क्योंकि समुद्र की लहर कब उत्पन्न होता है? जब ज्वार भाटा आता है तब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वारीय ऊर्जा। यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसको याद रखिएगा कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? ये हमारा क्लास 8 का चैप्टर 1 है। ठीक है, एसएसटी का क्लास 8 का चैप्टर 1 है, वहां हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल डिफिनेशन के साथ समझेंगे। अभी आप लोग याद रखिएगा कि ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कौन सा है? पर्वतों की ऊंचाई बढ़ना, समुद्र तल का बढ़ना, पृथ्वी का आकार बदलना, अधिक वर्षा होना। तो जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल का बढ़ना। जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है, प्रभाव है समुद्र तल का बढ़ना। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है। तो यही हमारा जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय हिमखंड यानी कि जो पोलर आइस कैप है, ठीक है, जो ध्रुव पे बर्फ है वो पिघलने लगता है और पिघल के समुद्र के जल स्तर को क्या करता है? बढ़ा देता है। उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्षा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसको कहा जाता है रेन गेज। पिछले ही चैप्टर में हम बता दिए हैं कि बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, वायु दाब के लिए बैरोमीटर, आर्द्रता के लिए आपका होता है हाइग्रोमीटर। रेन गेज वर्षा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमिगत जल को निकालने के लिए कौन से साधन का उपयोग किया जाता है? यानी कि भूमि के अंदर जो जल है उसको निकालने के लिए कौन से साधन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बैरोमीटर तो वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। कुआं और नलकूप के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? अंदर यानी कि भूमिगत जल को हम लोग बाहर निकालते हैं इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए, पीने के लिए। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप मापी यंत्र होता है। क्या होता है? भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। थर्मामीटर होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? मीठे जल का, झील, नदियां, ग्लेशियर, वर्षा।
तो देखिए, पृथ्वी का 70% मीठा जल ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ। यहां से आप लोग कमेंट में एक जरूर आंसर बताइए, बार बार मैं बता रहा हूं कि जो ग्लेशियर यानी कि पृथ्वी का जो जल है, यानी कि कितने प्रतिशत पे है? 71% पे भूमिगत जल, सॉरी, पृथ्वी के क्षेत्रफल का 70% पे जल है, 71% पर। उसमें पीने योग्य पानी आपका 3% है। पीने योग्य पानी कितना है? 3% है। इस 3% में ग्लेशियर और ध्रुव यानी कि बर्फ के रूप में कितना परसेंट जल हमारा बर्फ के रूप में पीने योग्य, इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अब अगर आप हमारा डेली क्लास कर रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम कमेंट में जाके जरूर पढ़ेंगे किसने किसने आंसर दिया है। चलिए, तो ग्लेशियर के रूप में यानी कि पीने का सबसे ज्यादा पानी जो है ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, ये कितना परसेंट पे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जो ग्लेशियर है कितने परसेंट पे है पीने योग्य पानी के, आंसर कमेंट में दीजिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र के जल में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl समुद्र के जल को खारा बनाता है, NaCl। समुद्र के जल में सबसे ज्यादा लवण कौन सा होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे आमतौर पर नमक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसको हम लोग घर में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये टीआरई का आया हुआ क्वेश्चन है। टीआरई 3 में शायद जूनियर या प्राइमरी में आया हुआ था, वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बता दिए हैं इसका सब क्वेश्चन का प्रूफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, बैरोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर क्या होता है। बैरोमीटर तो आपको बता ही दिए, वायुदाब, हाइड्रोमीटर जल दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनार, यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या होता है? आइए, इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सोनार इंग्लिश में SONAR, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, SO से हो गया साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक से। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल, देखिए केवल डिस्टेंस ही नहीं, उसका डायरेक्शन भी, उसका चाल मापने के लिए पाराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारी नाव है, इस नाव का ये पानी का सतह है, सूचकांक यहाँ देखिए, यही नाव में नीचे दोनों लगा हुआ है, इसी से हम समुद्र के गहराई को मापते हैं, ठीक है। यही आपका सोनार होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे क्या कहना पड़ जाता है? दूरी, सबसे पहले डिस्टेंस यानी कि दूरी में गहराई आ गया, दिशा डायरेक्शन उसका, और चाल यानी कि कितना चाल है, सब मापने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? ये हम क्लास 6 के चैप्टर 2 या 3 में बहुत अच्छे से कि शांत महासागर कौन है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, यहां भी दिया हुआ था, तो रिवीजन के हम तौर पर ले लिए। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है। किस महासागर का नाम देश के नाम पे रखा गया है? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, किस महासागर का नाम देश के नाम पे रखा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पूर्वी तट रेखा पर कौन सा महासागर स्थित है? ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो देखिए, भारत के पूर्वी तट पर आपका हिंद महासागर है और इसी महासागर का जो नाम है अपने देश हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। भारत के पूर्वी तट पर तटरेखा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है, जो हिंद महासागर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका क्लास 6 के चैप्टर में करा दिया गया है। सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मरियाना गर्त,
यानी कि मरियाना ट्रेंच जिसको बोला जाता है, ये जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। याद रखिएगा 11,000 मीटर है लगभग इसकी गहराई समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 होगा। वर्षा के जल को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वर्षा जल संचयन कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा जल को संरक्षित करना उसको हम लोग रेन वाटर यानी कि वर्षा जल संचय कहते हैं। याद रखिएगा। विश्व जल दिवस जो कि ये चैप्टर है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन बन जाता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 22 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च। याद रखिएगा यह एनसीईआरटी में दिया हुआ था। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि ज्योग्राफी का जो टीआरई 3 में 10 से 20 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का पूछा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 बुक के अंदर से पूछा गया है। इसकी चर्चा हम आज अपनी वीडियो में करेंगे। वीडियो हो सकता है शाम तक अपलोड हो जाएगा, जरूर देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आखिरी क्वेश्चन है। गंगा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? हमारी जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? अरब सागर में, लाल सागर में, बंगाल की खाड़ी में, कैस्पियन सागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। बंगाल में जाके ये हुगली नदी में मिलके समुद्र में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। यानी कि यह नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और सुंदरवन डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। एनसीईआरटी और एसएसटी का सीरीज चल रहा है। अभी कुछ दिन में मैथ्स और रीजनिंग का भी चलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी हालांकि पीडीएफ हम नहीं दिए हैं, लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर सारा पीडीएफ, सारे जितने भी चैप्टर सॉल्व कराएं सबका पीडीएफ एक ही बार में हम शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।